एक बर्फ से ढका हुआ पहाड़, रात का अंधेरा और आसमान में उड़ता हुआ एक छोटा सा प्लेन। अचानक नीचे जंगल में एक अजीब सी लाइट फ्लैश होती है। 3 छोटी लाइट सिग्नल्स फ्लैश होते हैं, फिर 3 लंबे, फिर 3 छोटी। प्लेन में बैठा ऑफिसर तुरंत समझ गया, कोई इन पहाड़ों में जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। लेकिन किसी को नहीं पता था ये SOS सिग्नल सिर्फ मदद के लिए नहीं था। ये सिग्नल एक खौफनाक राज छुपा रहा था जो खुलने वाला था 40 साल बाद। तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बागी इन वंडरलैंड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस सिटी, स्टेट और कंट्री से सुन रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। तो चलिए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। जनवरी 1982 की ये ठंडी रात, जब तापमान फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे था, एक पैसेंजर प्लेन रॉकी माउंटेन्स के ऊपर से उड़ रहा था। प्लेन में मौजूद था हैरोल्ड E. ब्रे, जो उस दिन शेरिफ जेफरसन काउंटी डेनवर से। फ्लाइट के दौरान उसने खिड़की के बाहर देखा तो नीचे पहाड़ों में एक अजीब चीज़ नोटिस की। फ्लैशिंग लाइट्स पैटर्न था, 3 छोटे फ्लैशिंग लाइट्स, फिर 3 लंबे, फिर 3 छोटे। ये असल में इंटरनेशनल SOS डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। हेरल्ड ने तुरंत जाके फ्लाइट अटेंडेंट को बताया। फ्लाइट अटेंडेंट ने हेरल्ड की बात को सीरियसली लिया और तुरंत ही पायलट को इन्फॉर्म किया और फिर पायलट ने ग्राउंड से कनेक्ट करके रेस्क्यू अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया। द सर्वाइवर। जब लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि वो डिस्ट्रेस सिग्नल एक रिमोट पास पर से आ रही थी, जो था केनोशा पास। केनोशा पास के पास वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। अचानक स्नो स्टॉर्म्स आ जाते हैं, रोड स्लिपरी हो जाते हैं, विजिबिलिटी भी बहुत लो हो सकती है। इसी जगह से ये एरिया कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है, स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए जो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो लोग ज़्यादातर यहाँ जाने से दूर बने रहते हैं। तो जैसे ही रेस्क्यूअर टीम ने लोकेशन को ट्रेस किया तो तुरंत एक टीम को लोकेशन पे भेजी गई। स्नो स्टॉर्म की वजह से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था। रॉकी माउंटेन्स में रेस्क्यू टीम ने देखा एक कार स्नो में बुरी तरह फंसी हुई थी। ये एक पिकअप ट्रक थी। इस पिकअप ट्रक के पास ठंडी में एक आदमी, जो ठंड से ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला था, गिरने वाला था, बेहोश होने वाला था, वो खड़ा हुआ था। उसका नाम था एलन ली फिलिप्स। उसने बताया वो किसी पार्टी से आ रहा था। वहाँ उसने बहुत सारी शराब पी थी और उसी रात उसने घर ड्राइव बैक करने की कोशिश की और तभी सडन स्नो स्टॉर्म आ गया और रोड ब्लॉक्स हो गए, कार स्नो में फंस गई। सर्वाइवल के लिए उसने एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ की। कार की हेडलाइट और मिरर की हेल्प से आसमान में SOS सिग्नल रिफ्लेक्ट किया। अगर प्लेन उस सिग्नल को नोटिस न करता तो शायद वो आदमी उस रात जिंदा नहीं बचता। मीडिया ने उसको मिरेकल सर्वाइवल स्टोरी कहा, द मिसिंग गर्ल्स। लेकिन उसी टाइम एक और शॉकिंग न्यूज़ चल रही थी। 2 यंग हाइकर्स लापता हो गई थी। उनका नाम था एनेट शेनी और बारबरा ओबरहोल्ट्स। दोनों गर्ल्स माउंटेन्स के लगभग सेम एरिया में हाइकिंग के लिए निकले थे, पर कभी घर वापस नहीं पहुंचे। उनके घर वालों ने रिपोर्ट की और पुलिस खोज में लग गई। कुछ दिनों बाद पुलिस को उनकी बॉडीज़ मिल गई। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला ये एक्सीडेंट नहीं था, ये वायलेंट थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, लेकिन कोई क्लियर सस्पेक्ट नहीं मिला। केस बन गया, मगर कभी सॉल्व ना होने वाला कोलोराडो का एक कोल्ड केस मिस्ट्री, द डेकेड्स ऑफ मिस्ट्री। 1980s के इन्वेस्टिगेटर्स ने हर पॉसिबिलिटी चेक की। जितने भी विटनेसेस मिल सके उनके इंटरव्यूज़ लिए, जितने भी
फॉरेंसिक एनालिसिस कर पाए वो सब लिए, सर्च ऑपरेशन की उस सभी एरिया में जहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन किलर का कोई क्लू नहीं मिला। केस ग्रेजुअली ठंडे बस्तों में चला गया। सालों तक फाइल एविडेंस लॉकर में पड़ी रही। 1980s से 1990s, फिर 2000s, दुनिया चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, लेकिन किलर का कोई नामो निशान नहीं। द शॉकिंग ब्रेथ थ्रू। फिर 2020 में आई जेनेटिक जीनोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड तभी इन्वेस्टिगेशन में यही न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, जो डीएनए टेस्टिंग को फैमिली हिस्ट्री रिसर्च से कंबाइन करके एविडेंस खोजी जाती है। और फिर इन्वेस्टिगेटर्स को मिला एक नाम जो कि था बहुत शॉकिंग। सस्पेक्ट निकला वही आदमी जिसकी रेस्क्यू स्टोरी फेमस हुई थी, एलन ली फिलिप्स। पुलिस की थ्योरी के अनुसार मर्डर्स उसी रात हुए थे। फिर फिलिप्स की कार स्नो में फंस गई, उसने SOS सिग्नल बनाया और रेस्क्यू हो गया। मतलब जो आदमी एक मिरेकुलस सर्वाइवर लग रहा था, वो एक्चुअली एक डबल मर्डर सस्पेक्ट निकला। एलन ली फिलिप्स ने उन दोनों हाइकर्स एनी शिनिन और बारबरा ओबरहोल्स का मर्डर क्यों किया, इसका एग्जैक्ट मोटिव आज तक कम्प्लीटली क्लियर नहीं हो पाया। इन्वेस्टिगेटर्स ने जो एविडेंस और थियरीज बनाए थे, उनके बेसिस पर कुछ लाइकली रीज़न सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि हिच हाइकिंग का रिस्की सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि 1980s में अमेरिका में हिच हाइकिंग कॉमन थी। पुलिस के अनुसार दोनों औरतों ने राइड लेने के लिए रोड साइड खड़ी हुई थी और फिलिप्स ने उन्हें लिफ्ट दी। वो सब केनोशा पास के माउंटेन एरिया की तरफ जा रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि राइड के दौरान सिचुएशन वायलेंट हो गई। दूसरा एंगल असॉल्ट अटेम्प्ट थियरी भी है। एविडेंस और क्राइम सीन एनालिसिस के इन्वेस्टिगेटर्स ने सस्पेक्ट किया कि फिलिप्स ने उन दोनों को असॉल्ट अटेम्प्ट किया, या हो सकता है किया होगा। जब विक्टिम्स ने रेजिस्ट किया तो अटैक वायलेंट हो गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में इंजरी के इंडिकेशन मिले थे कि विक्टिम ने फाइट बैक किया था। तीसरी थियरी, विटनेसेस एलिमिनेट करने का मोटिव हो सकता है। पुलिस की थियरी के मुताबिक अटैक के बाद फिलिप्स को डर था कि विक्टिम्स पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे, इसलिए उन्हें विटनेस एलिमिनेट करने के लिए भी उनको हटा दिया। ये सीरियल किलर और वायलेंट ऑफेंडर्स में काफ़ी कॉमन मोटिव होता है। क्राइम के बाद क्या हुआ? इन्वेस्टिगेटर्स का रिकंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा था। मर्डर्स माउंटेन्स में हुए। फिलिप्स वहाँ से कार में एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी कार स्नो स्टॉर्म में फंस गई। फिर सर्वाइवल के लिए उसने SOS सिग्नल बनाया जो प्लेन ने नोटिस किया था। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि रेस्क्यू किया हुआ इंसान ही पॉसिबली एक डबल मर्डर हो सकता है। 40 साल तक क्यों नहीं पकड़ा गया? केस डेकेड्स तक अनसॉल्व रहा क्योंकि 1982 में एडवांस्ड DNA टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्राइम सीन एविडेंस लिमिटेड थे। हिच हाइकिंग क्राइम्स में सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2021 में जेनेटिक जीनोलॉजी DNA एनालिसिस से फिलिप्स आइडेंटिफाई हो गया। 2021 में पुलिस ने फिलिप्स को अरेस्ट कर लिया। लगभग 40 साल बाद ये कोल्ड केस फाइनली सॉल्व हो गया, और ये केस एक पावरफुल लेसन देता है। कभी कभी सच तुरंत सामने नहीं आता, वो सालों तक छुप जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और टाइम मिलकर सबसे बड़ा राज भी एक्सपोज कर देते हैं। 1982 की उस रात माउंटेन्स में एक SOS सिग्नल ने एक आदमी की जान बचाई, लेकिन 40 साल बाद पता चला वो सिग्नल सिर्फ हेल्प के लिए नहीं था, अंदर कहीं एक अंधेरा राज छुपा रहा था। वो रोशनी नहीं थी, बस बचने की पुकार। उसके पीछे एक किलर का इकरार छुपा रहा था। इसी के साथ आज की ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और स्टोरी पे, तब तक के लिए बाय।